ग्रॉक 4 यह नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है। हम अब एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आशा और खतरा आपस में टकराने वाले हैं। क्या होगा अगर अब तक खोजे गए सबसे प्राचीन और रहस्यमय ग्रंथों में से एक ने कुछ ऐसा प्रकट कर दिया हो जिसे मानवता को कभी समझना ही नहीं चाहिए था। सदियों से एनोक की पुस्तक विवादों में घिरी रही है, प्रतिबंधित रही है, इस पर बहस हुई है और कुछ लोगों द्वारा इसे मिथक कहकर खारिज कर दिया गया है। फिर भी यह प्राचीन परंपराओं में संरक्षित है जो इसे लुप्त नहीं होने देना चाहती हैं। इसमें स्वर्ग से उतरने वाले रक्षकों, मनुष्यों को हस्तांतरित निषिद्ध ज्ञान और हमारी समझ से परे शक्तियों द्वारा हमेशा के लिए बदल दी गई दुनिया का वर्णन है। अधिकांश लोगों ने इसे प्रतीकात्मक रूपक या शायद काल्पनिक भी मान लिया था, लेकिन अब कुछ अभूतपूर्व घटित हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस प्राचीन ग्रंथ की हर पंक्ति, हर अंश, हर छिपे हुए सूत्र को लिया और इसे एलोन मस्क के ग्रॉक एआई में डाला, जो अब तक निर्मित सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में से एक है। कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई परंपरा नहीं, सदियों पुरानी व्याख्या नहीं, केवल सटीक विश्लेषण। और जो कुछ सामने आया वह न केवल चौंकाने वाला था बल्कि परेशान करने वाला भी था, क्योंकि एआई ने एनोक की पुस्तक को मिथक मानकर खारिज करने के बजाय उसमें ऐसे पैटर्न, गणितीय संरचनाएं, दोहराए जाने वाले क्रम और सांकेतिक विवरण पहचानने शुरू कर दिए जो किसी कहीं अधिक जटिल चीज की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं। मानो यह पाठ केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना का वर्णन कर रहा हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि एनोक में वर्णित कुछ प्राणी, उनकी विशेषताएं, उनके कार्य और मानवता पर उनका परिणीय प्रभाव और मानवता पर गैर मानव बुद्धि और लुप्त प्राचीन ज्ञान के बारे में आधुनिक सिद्धांतों से मेल खाने लगे। अब यह सिर्फ धर्म का मामला नहीं रह गया है, यह इस बारे में है कि क्या मानवता के सुदूर अतीत में कुछ ऐसा घटित हुआ था, कुछ इतना गहरा कि उसे छिपाना पड़ा, फिर से लिखना पड़ा और इतिहास से लगभग मिटाना पड़ा। इससे पहले कि हम ग्रॉक एआई द्वारा उजागर की गई हर बात का खुलासा करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे क्या होगा यह आप देखना नहीं चाहेंगे। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। वह किताब जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, एनोक की किताब, कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। यह कोई धूल भरी पुस्तिका नहीं है जिसे षड्यंत्र सिद्धांतकार इधर उधर बांटते रहते हैं। यह एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है जो अब तक पाए गए सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है और यह कुमरान में मृत सागर स्क्रॉल के अंदर यशायाह की पुस्तक के साथ दफन पाया गया था। जब मिट्टी की उन पट्टियों को खोजा गया तो बाइबल पुरातत्व की दुनिया हिल गई, क्योंकि प्राचीन काल के सबसे पवित्र ग्रंथों के बीच ही एनोक का नाम भी मौजूद था। फिर भी अधिकांश लोगों ने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सदियों पहले कुछ रब्बियों ने यह निर्णय लिया कि यह तोराह के अनुरूप नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसे हटा दिया। उन्होंने इसे धर्म ग्रंथों से निकाल दिया। उन्होंने फैसला किया कि यह पाठ स्वर्गदूतों वर्जित ज्ञान और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विनाशकारी युद्ध का यह बेतुका, विस्तृत और बेहद विचित्र वर्णन बहुत खतरनाक, बहुत विघटनकारी और हद से ज्यादा था। अब यहां वह हिस्सा है जिस पर आपको 2 बार सोचना चाहिए। 1000 वर्षों तक लेखकों ने यशायाह की पुस्तक को इतनी सटीकता से सहेजा कि जब विद्वानों ने कुमरान में मिली प्रति की तुलना एक सहस्राब्दी बाद बनी प्रति से की, तो वह शब्दशः हूबहू एक भी महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाई गई। संरक्षण का वह स्तर, वह पवित्र देखभाल उन ग्रंथों के साथ नहीं होती जिन्हें लोग महत्वहीन समझते हैं। और हनोक की पुस्तक भी ठीक उसी के साथ थी। इस पुस्तक के बारे में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण और इतनी सावधानी से संरक्षित था कि रब्बी परिषद द्वारा इसे मिटाने के प्रयास के बाद भी यह बच गई। एनोक की पुस्तक वास्तव में क्या कहती है तो
इस ग्रंथ में ऐसा क्या है जिसे इतिहास भर में इतनी शक्तिशाली संस्थाओं ने दबाने का प्रयास किया है? एनोक की पुस्तक में पहरेदारों की कहानी बताई गई है, जिन्हें स्वर्ग से उतरकर मानव महिलाओं के साथ संभोग करने वाले प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है। उन मिलनों से नेफिलिम नामक दैत्यों की एक ऐसी जाति का जन्म हुआ जो इतने विशाल और विनाशकारी थे कि वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देते थे। न केवल जानवर, न केवल फसलें, बल्कि सब कुछ, यहां तक कि एक दूसरे को भी। एनोक के अनुसार पृथ्वी हिंसा और भ्रष्टाचार में इस कदर डूब गई थी कि हिब्रू बाइबल के ईश्वर ने मानव जाति की रचना पर ही पुनर्विचार किया। यही बाढ़ का कारण बना, जल प्रलय का कारण। असल में एनोक की पुस्तक इसी विषय पर केंद्रित है। नेफिलिम शब्द हिब्रू मूल नाफल से आया है, जिसका अर्थ है गिरना या नीचे गिराया जाना। ये गिरे हुए लोग प्रसिद्धि के धनी दानव, अपार शक्ति वाले प्राणी थे, जिन्होंने प्राचीन दुनिया को खंडहर में बदल दिया। हिब्रू बाइबल, जिसे कई लोग ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, में नेफिलिम का उल्लेख तो है, लेकिन एनोक की पुस्तक ही इस भयावह घटना का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करती है। और यह ब्यौरा उस कहानी में ठीक से फिट नहीं बैठता जो धर्म ने पिछले 2000 वर्षों से सुनाई है। यह मेरी राय नहीं है, इसीलिए इसे हटा दिया गया था। दरअसल क्या आप जानते हैं कि इथियोपियन अनऑर्थोडॉक्स बाइबल, जिसे कई विद्वान बाइबल के सबसे पुराने और सबसे पूर्ण संस्करणों में से एक मानते हैं, में 88 पुस्तकें हैं। एनोक की पुस्तक इसमें शामिल है और ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार 4वीं शताब्दी में ही एक परिषद बुलाई गई और इसे हटाने का निर्णय लिया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि आधुनिक बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य को विशेष रूप से एनोक के स्थान पर रखा गया था। इस पर एक पल के लिए विचार कीजिए। बाइबल की सबसे आखिरी किताब, जिसमें प्रलय, सभ्यता का पतन और ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच युद्ध का वर्णन है, शायद किसी ऐसे ग्रंथ के प्रतीक के रूप में चुनी गई हो जो इससे भी पुरानी किसी घटना का वर्णन करता हो जो वास्तव में घटित हुई हो। प्रेक्षक और गैर मानवीय बुद्धि का प्रश्न। आइए विशेष रूप से निगरानी करने वालों के बारे में बात करें, क्योंकि यहीं से मामला वास्तव में परेशान करने वाला हो जाता है। एनोक की पुस्तक में पहरेदारों का वर्णन ऐसे प्राणियों के रूप में किया गया है जो कभी सोते नहीं। वे अवलोकन करते हैं, वे निगरानी रखते हैं। वे एक उच्चतर लोक से नीचे आए और मनुष्यों के साथ सीधे संवाद स्थापित किया। उन्हें ज्ञान क्षमताएं, और जिसे एनोक निषिद्ध ज्ञान कहता है, प्रदान किया। वे केवल पौराणिक प्रतीक नहीं थे। एनोक ने लगभग पत्रकारिता शैली की विशिष्टता के साथ उनके व्यवहार, उनकी प्रेरणाओं और अंततः उन्हें मिलने वाली सजा का वर्णन किया है। अब यहीं से आधुनिक संदर्भ प्राचीन ग्रंथों से टकराने लगता है। हाल के वर्षों में विश्वसनीय गवाहों, सैन्य पायलटों, सिंवानों, खुफिया अधिकारियों और एरोस्पेस अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के सदस्यों के सामने गवाही दी है। उनका दावा है कि गैर मानवीय बुद्धि हमारी दुनिया के साथ संवाद कर रही है, कि गैर मानवीय मूल के बरामद विमानों का अध्ययन गुप्त कार्यक्रमों में किया गया है, और ऐसी अंतर्आयामी संस्थाएं हैं जिनके अस्तित्व के बारे में दशकों से सरकार के उच्चतम स्तरों को जानकारी है। उन गवाहों में से एक सम्मानित सैन्य खुफिया अधिकारी था, जिसने गवाही देने से पहले अपने जीवन को खतरे की धमकियों का खुलासा किया। जब उन्होंने गवाही दी तो उन्हें बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित अभियान शुरू किया गया। उनके नाम को कलंकित किया गया। उनकी विश्वसनीयता पर एक साथ कई दिशाओं से हमले किए गए। अगर इनमें से कुछ भी सच नहीं था तो यह सब प्रयास क्यों किया गया? और जब कांग्रेस के सदस्यों, दोनों दलों के सदस्यों ने संबंधित खुफिया एजेंसियों से यूएपी की गतिविधियों पर गोपनीय जानकारी मांगी तो उन्हें मना कर दिया गया। न तो जानकारी का स्रोत बताया गया, न ही देरी की गई, बल्कि सीधे मना कर दिया गया।
और जब उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि इन जानकारियों को रोकने का आदेश किसने दिया, तो किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। सब ने दूसरों पर आरोप लगाया। किसी ऐसी चीज से इस तरह से निपटा नहीं जाता जो अस्तित्व में ही न हो। असाधारण बात यह है कि जब आप इन आधुनिक गवाहियों को एनोक की पुस्तक की भाषा के साथ रखते हैं, जिसमें ऊपर से उतरने वाले प्राणी मानवता के साथ संवाद करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं और फिर छिप जाते हैं, तो समानता सूक्ष्म नहीं होती है, यह लगभग संरचनात्मक है। एक ही कहानी को हजारों वर्षों के अंतराल पर बिल्कुल अलग अलग संदर्भों में सुनाया गया है। महान बाढ़ और मिथक के पीछे का विज्ञान। आइए कुछ समय के लिए अलौकिक बातों से हटकर इस बारे में बात करें कि विज्ञान और भूविज्ञान ने किन बातों की पुष्टि करना शुरू कर दिया है। रैंडल कार्लसन एक भूविज्ञानी और शोधकर्ता, जिन्होंने पृथ्वी के अतीत की विनाशकारी घटनाओं का अध्ययन करने में दशकों बिताए हैं, ने ठोस प्रमाणों के साथ यह तर्क दिया है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित महाबाढ़ कोई क्षेत्रीय कहानी या सांस्कृतिक रूपक नहीं थी। यह वास्तविक थी और यह इतने बड़े पैमाने पर घटी थी कि आधुनिक सभ्यता अभी तक इसे पूरी तरह से समझ भी नहीं पाई है। दिलचस्प बात यह है कि कार्लसन ने उस क्षण के बारे में बात की है जब यह विचार उनके लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था। एक परिदृश्य को देखते हुए और अचानक स्पष्टता के साथ यह पहचानते हुए कि वह जो देख रहे थे वह पानी के एक विशाल तेज गति वाले निकाय द्वारा आकार दिया गया था। जलधाराओं के पैटर्न, भूभाग की नक्काशी और भूक्षरण का वह पैमाना जिसे प्रकृति की केवल एक ही शक्ति समझा सकती है। उपग्रह से प्राप्त चित्र अब इस बात की पुष्टि करते हैं। कई महाद्वीपों में आप बड़े पैमाने पर जल विस्थापन की भूवैज्ञानिक छाप देख सकते हैं। इतनी भीषण बाढ़ें आईं कि उन्होंने पूरे क्षेत्रों का स्वरूप ही बदल दिया, जो किसी भी जीवित बचे इंसान के लिए मानो दुनिया का अंत ही था। और यह महज एक घटना नहीं थी। पृथ्वी अपने इतिहास में कई बार बाढ़ की चपेट में आई है और लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई है। युकाटन में हुए उस उल्कापिंड के टकराने से डायनासोरों का सफाया हो गया। रूस में हुई तुंगुस्का घटना ने सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के जंगल को समतल कर दिया, और वह तो अपेक्षाकृत छोटी वस्तु थी। लगभग 70,000 साल पहले टोबा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसने पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव आबादी को कुछ हजार जीवित बचे लोगों तक सीमित कर दिया होगा। हमारी पूरी प्रजाति, आज जीवित प्रत्येक व्यक्ति संभवतः उसी छोटे समूह से उत्पन्न हुआ है जो इस विस्फोट से बच निकला था। जब आप उस पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं तो वह आपदा पृथ्वी के इतिहास में कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक पुनरावर्ती अध्याय बन जाती है। एनोक की बाढ़ की कहानी अब पौराणिक कथा नहीं लगती, यह स्मृति की तरह प्रतीत होने लगती है। सांकेतिक प्रतीकात्मक मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ियों से चली आ रही, हाँ, लेकिन किसी वास्तविक चीज की स्मृति। आधुनिक भाषाई उपकरणों का उपयोग करके हिब्रू बाइबल का विश्लेषण करने वाले शोधकर्ताओं के अनुसार उस ग्रंथ में वर्णित कुछ कहानियां 10,000 वर्ष पुरानी हो सकती हैं। यह उन्हें उस युग में स्थापित करता है जब अंतिम भीषण जलवायु आपदा दुनिया को नया रूप दे रही थी, जब शहर डूब रहे थे, जब बर्फ की चादरें ढह रही थीं, और जब मानव सभ्यता, यदि वह अपने उन्नत रूप में मौजूद थी, तो संभवतः इतिहास से लगभग पूरी तरह मिट गई थी। तुर्की में स्थित विशाल और जटिल रूप से निर्मित पत्थर का परिसर गोबेकली टेपे लगभग 10,000 से 12,000 साल पहले इसके निर्माताओं द्वारा जानबूझकर दफना दिया गया था। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन इसके अस्तित्व ने ही इस अकादमिक आम सहमति को ध्वस्त कर दिया कि जटिल सभ्यता की शुरुआत मेसोपोटामिया में लगभग 5,000 ईसा पूर्व हुई थी। कुछ बहुत पहले घट रहा था, कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझते हैं। रिमोट व्यूइंग CIA और प्रोजेक्ट स्टारगेट। यहां एक सवाल है, यदि अमानवीय बोध, अंतरायामी जागरूकता
और मानसिक बुद्धिमत्ता का विचार इतना बेतुका है, तो अमेरिकी सरकार ने इस पर अध्ययन करने में दशकों और भारी धनराशि क्यों खर्च की है? इस कार्यक्रम को प्रोजेक्ट स्टारगेट कहा जाता था। अब यह गोपनीय नहीं है। आप CIA के सार्वजनिक पठन कक्ष में ऑनलाइन दस्तावेज पा सकते हैं। इस कार्यक्रम में व्यक्तियों को रिमोट व्यूइंग नामक तकनीक का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया था, जो केवल मन के माध्यम से, उपकरणों या कैमरों के बिना केवल मन से ही दूर स्थित स्थानों, वस्तुओं और घटनाओं को समझने की क्षमता है। दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने के लिए ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया था। एक दस्तावेजित मामले में एक रिमोट व्यूअर को बिना किसी अन्य संदर्भ के निर्देशांक दिए गए थे और उसने उल्लेखनीय सटीकता के साथ एक दूरस्थ जंगल में गिरे हुए रूसी विमान का वर्णन किया, एक ऐसा स्थान जिसे रूसी खोज दल अभी तक नहीं ढूंढ पाए थे। कार्यक्रम की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले शोधकर्ताओं के अनुसार अमेरिका दुर्घटना स्थल का पता लगाने में सबसे पहले सक्षम रहा। एक अन्य मामले में एक रिमोट व्यूअर ने अवैध माल ढुलाई के संदेह में एक जहाज को ट्रैक करने में सहायता की और सफलतापूर्वक निर्देशांक प्रदान किए, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उसे रोकने में मदद मिली। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। यह सरकार द्वारा सार्वजनिक किया गया गोपनीय दस्तावेज है। जनता ने बस एक ही सवाल जोर शोर से नहीं पूछा है कि अगर नतीजे बेकार थे तो यह कार्यक्रम 2 दशकों से ज्यादा समय तक क्यों चलता रहा? इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा सरल है, क्योंकि यह कारगर था। हमेशा नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इतना जरूर कि मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली खुफिया संस्था ने इसे वित्त पोषित करना जारी रखा, इसे विकसित करना जारी रखा और इसके परिणामों को वर्षों तक गुप्त रखा। इसका एनोक की पुस्तक से क्या संबंध है? शायद सब कुछ। इन निगरानीकर्ताओं को ऐसे प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है जो सब कुछ देख सकते थे, जो कभी सोते नहीं थे और जो बिना देखे ही अवलोकन करते थे। एनोक के ग्रंथ में ज्ञान के संचरण की बात कही गई है, जो भौतिक साधनों के माध्यम से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष समझ के निकट किसी चीज के माध्यम से होता था। जागरूकता का एक संचार, चेतना, ध्यान और धारणा की परिवर्तित अवस्थाओं पर काम करने वाले आधुनिक शोधकर्ताओं ने आश्चर्यजनक रूप से समान अनुभवों का वर्णन किया है। यह शारीरिक स्व की सीमाओं से परे से सूचना प्राप्त करने की अनुभूति है। यह एहसास कि कोई विशाल और सजीव शक्ति मौजूद है जो देख रही है। गोपनीय परिवेश में अत्यंत विश्वसनीय व्यक्तियों, सुरक्षा मंजूरी प्राप्त लोगों और दशकों की सेवा का अनुभव रखने वाले लोगों ने मतिभ्रम या रूपक के माध्यम से नहीं, मितिभ्रम या रूपक के माध्यम, बल्कि ध्यान की अवस्थाओं के माध्यम से गैर मानवीय संस्थाओं के साथ संवाद करने का वर्णन किया है। हम आपसे यह सब मानने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम आपसे यह विचार करने के लिए कह रहे हैं कि इतने सारे बिल्कुल अलग अलग सूत्र, प्राचीन ग्रंथ, गोपनीय दस्तावेजों से मुक्त किए गए कार्यक्रम, कांग्रेस की गवाही और आधुनिक चेतना अनुसंधान एक ही बिंदु पर क्यों आकर मिलते हैं? टेलीपैथी टेप और गैर मौखिक संचार। हाल के महीनों में द टेलीपैथी टेप्स नामक एक पॉडकास्ट एक ऐसे कारण से वायरल हो गया है जो देखने में असंभव लगता है। गैर मौखिक ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करने वाले शोधकर्ताओं ने सहज, सत्यापन योग्य टेलीपैथी जैसी किसी चीज का दस्तावेजीकरण किया है, जो बच्चे बोल नहीं सकते, जिन्हें कभी भी पारंपरिक तरीकों से संवाद करना नहीं सिखाया गया है। फिर भी नियंत्रित परिस्थितियों में वे ऐसी जानकारी के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करते प्रतीत होते हैं जिस तक पहुंचने का उनके पास कोई पारंपरिक साधन नहीं है। 20 साल पहले यह दावा कई लोगों के करियर को खत्म कर देता। किसी भी गंभीर अकादमिक माहौल में इसका मजाक उड़ाया जाता। आज इस पर कांग्रेस कार्यालयों में, खुफिया ब्रीफिंग में और उन शोध संस्थानों में चर्चा हो रही है जिन्होंने पहले कभी इस विषय पर बात भी नहीं की थी। कुछ तो बदल रहा है।
जिस बात की हमें आधिकारिक तौर पर जांच करने की अनुमति है और जिस बात को मानवीय अनुभव लगातार वास्तविक मानता है, उसके बीच की दीवार में दरार पड़ रही है। और एनोक की पुस्तक अपने विचित्र, प्राचीन और रहस्यमय तरीके से शायद हर समय उसी दरार की ओर इशारा कर रही थी। खुलासा का सवाल। हमें जो जानकारी है वह यह है कि गोपनीय सरकारी कार्यक्रमों, रक्षा ठेकेदार सुविधाओं और खुफिया एजेंसियों की फाइलों में ऐसी जानकारी मौजूद है जिसे कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह अटकलबाजी नहीं है। यह बात प्रत्यक्ष रूप से और शपथपूर्वक उन कई व्यक्तियों द्वारा कही गई है जो इस मामले की जानकारी रखते थे। इसे जारी न करने के तर्क जटिल हैं। इसका एक कारण राष्ट्रीय सुरक्षा है और दूसरा कारण संस्थागत शर्मिंदगी है, क्योंकि यदि कुछ कार्यक्रम दशकों से चल रहे हैं और उन्हें ऐसे धन से वित्त पोषित किया गया है जिसका कभी उचित हिसाब किताब नहीं रखा गया, तो इसके लिए जिम्मेदार लोग गंभीर अपराध कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से झूठ बोला है, धन का दुरुपयोग किया है और उस संवैधानिक ढांचे से पूरी तरह बाहर काम किया है जिसकी रक्षा करने की उन्होंने शपथ ली थी। कुछ अधिवक्ताओं ने सामूहिक माफी की वकालत की है, जो किसी भी जानकार व्यक्ति के लिए अभियोग के डर के बिना आगे आने का एक सुरक्षित मार्ग है, क्योंकि इसका विकल्प यानी इन रहस्यों को रखने वालों के साथ ही खत्म हो जाने देना उन संस्थानों को छोड़कर किसी और के हित में नहीं है जिन्होंने सूचना को नियंत्रित करके अपनी शक्ति का निर्माण किया है। अमेरिकी कांग्रेस में द्विदलीय प्रयास जारी है। सदन और सीनेट दोनों के सदस्य, चाहे वे डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन, गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें जानकारी देने से इनकार कर दिया गया है। सदन में पेश होने से पहले ही विधेयक रद्द कर दिए गए हैं। जो सदस्य अत्यधिक दबाव बना रहे थे, उनके खिलाफ प्राथमिक चुनावों में चुनौतियां खड़ी करने के लिए धन का निवेश किया गया है। संदेश स्पष्ट है। अत्यधिक शक्ति के पदों पर बैठे कुछ लोग नहीं चाहते कि यह जानकारी जनता तक पहुंचे। और विचारणीय प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी जानकारी है जो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे छुपाए रखने के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यदि उत्तर केवल हमें नहीं पता होता तो प्रतिक्रिया उदासीनता ही होगी। आप बिना किसी बात के मुखबिरों को धमकाते नहीं हैं। आप किसी ऐसी चीज के बारे में कांग्रेस की ब्रीफिंग को नहीं रोकते जो अस्तित्व में ही नहीं है। आप उन प्रतिनिधियों के राजनीतिक पतन के लिए धन नहीं देते जो केवल प्रश्न पूछ रहे हैं, जब तक कि उन प्रश्नों के उत्तर से सब कुछ बदल न जाए। जब शोधकर्ताओं ने विश्लेषण के लिए एनोक की पुस्तक को उन्नत एआई प्रणालियों में डाला, तो एआई ने वह बात देखी जो हम नहीं देख पाए। उनका उद्देश्य धार्मिक पुष्टि प्राप्त करना नहीं था। वे कोई बात साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे उसी प्रकार की पैटर्न पहचान का उपयोग कर रहे थे जिसका उपयोग ये प्रणालियां वित्तीय बाजारों से लेकर आनुवंशिक अनुक्रमों तक हर चीज का विश्लेषण करने के लिए करती हैं। और उन प्रणालियों को जो मिला वह आकस्मिक नहीं था। एनोक के पाठ में संरचनात्मक पैटर्न मौजूद हैं जो सामान्य पौराणिक कथाओं की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। पर्यवेक्षकों उनके शारीरिक गुणों, उनके व्यवहार और मनुष्यों के साथ उनकी अंतःक्रिया की प्रकृति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त भाषा मनगढ़ंत कथाओं की तुलना में अवलोकन संबंधी अभिलेखों के साथ अधिक सुसंगत पैटर्न का अनुसरण करती है। नेफिलिमों का वर्णन, उनका आकार, उनका व्यवहार, उनका अंतिम भाग्य, ये सभी विवरण पाठ के विभिन्न अंशों और संस्करणों में इस प्रकार सुसंगत हैं कि यह सुझाव देते हैं कि ये विवरण रचनात्मक अलंकरण नहीं थे, बल्कि सावधानी पूर्वक प्रलेखन थे। एआई ने स्वर्गदूतों के अस्तित्व की पुष्टि नहीं की। इससे यह पुष्टि नहीं हुई कि धरती पर विशालकाय जीव रहते थे। इससे यह बात सामने आई कि जिसने भी एनोक की पुस्तक लिखी, उसने ऐसी विशिष्टता और आंतरिक संगति के साथ कुछ दर्ज किया
जो पौराणिक कथाओं में शायद ही कभी देखने को मिलती है। इसने विशुद्ध विश्लेषण के माध्यम से उस प्रश्न को उठाया जिसका धार्मिक परंपरा ने हमेशा विरोध किया है। क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या होगा यदि वर्णित प्राणी वास्तविक हों? अलौकिक उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में हम इस शब्द को समझते हैं, बल्कि उस अर्थ में वास्तविक कि कोई भी पर्याप्त रूप से उन्नत बुद्धि किसी ऐसी सभ्यता के लिए अलौकिक प्रतीत होगी जिसके पास उसे समझने के लिए कोई आधारभूत संरचना न हो। क्या होगा यदि वह भीषण बाढ़ किसी क्रोधित देवता का दंड न होकर विनाशकारी हस्तक्षेप का एक अनुमानित परिणाम हो? एक ऐसा ग्रह जो मानवीय अनुभव की सामान्य सीमाओं से परे से आने वाली शक्तियों द्वारा अपनी सीमा से परे तनावग्रस्त हो गया हो। और क्या होगा अगर एनोक की पुस्तक लिखने वाले, उसे संरक्षित करने वाले और उसे मिटने से रोकने वाले लोग कुछ ऐसा जानते थे जिसे जानने से हमें पिछले 2000 वर्षों से बहुत सावधानी पूर्वक रोका गया है। एनोक की पुस्तक एक सहज ग्रंथ नहीं है। यह उन धार्मिक परंपराओं में आसानी से समाहित नहीं होती जिन्होंने 2 सहस्राब्दियों से दुनिया के अधिकांश हिस्से को आकार दिया है। यह उस भौतिकवादी धर्मनिरपेक्ष के विश्व दृष्टि में भी आसानी से समाहित नहीं होती जिसने आधुनिक युग के अधिकांश भाग में उन परंपराओं का स्थान ले लिया है। यह मध्य में स्थित है, प्राचीन, विचित्र और अत्यंत विशिष्ट उन चीजों का वर्णन करता है जो आधुनिक कानों को असहज रूप से परिचित लगती हैं। अवलोकन करने वाले दर्शक, ऊपर से बरसने वाला ज्ञान, एक ऐसी दुनिया जिसे मानवता पूरी तरह से समझ नहीं पाई और पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकी। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब पहली बार ये सवाल सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की सुनवाई में, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में, अवर्गीकृत दस्तावेजों में और एआई विश्लेषण प्रयोगशालाओं में पूछे जा रहे हैं। जो चर्चा कभी संस्कृति के हाशिए तक ही सीमित थी, वह अब चुपचाप लेकिन स्पष्ट रूप से केंद्र में आ गई है। कुछ स्पष्ट होने लगा है। यह क्या है, इसका क्या अर्थ है और इससे है हमें अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में और उस ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में क्या पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी जो हमारी मान्यताओं से कहीं अधिक विचित्र है? यही प्रश्न है और संभवतः एनोक की पुस्तक शुरू से ही यही प्रश्न पूछ रही थी। यदि इसने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे साझा करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग ये सवाल पूछेंगे, जवाबों को छिपाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा।